कितने क्वेश्चंस हुए रिमी? सर टाइम टाइम लग रहा है। अगली क्लास में करके रखना। ठीक है। तो आगे का कंटेंट देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स ये समझा। अभी तक हम लोगों ने कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स ये चीज़ समझी। उसमें हम लोगों ने क्या क्या समझा ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट के पार्ट में हम लोगों ने ये समझा कि अगर दो सोर्सेज हैं, सोर्स 1 और सोर्स 2, और सिमिलर टाइप के वेव्स आ रही है और सिमिलर टाइप की वेव्स आ रही है, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट P पे इनसे निकलती हुई वेव्स का कौन सा फेज मिलता है, कौन सा फेज आता है, उसके हिसाब से या तो वेव्स का एडिशन हो जाएगा या वेव्स का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। और हमने देखा कि अगर जो डिफरेंस है, किसका डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, क्योंकि जितना पाथ का डिफरेंस रहेगा उसके हिसाब से ही वेव का फेज आएगा। तो जो पाथ का डिफरेंस है अगर वो n लैम्डा है, वेयर n बिलोंग्स टू 1 to 3, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और अगर जो डिफरेंस है वो इस केस में जाता है n+1/2 लैम्डा, तो वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। पाई की टर्म्स में हम लोगों ने n2 पाई और वो वाला केस देखा था, वो आपको ध्यान होगा। बट लैम्डा की टर्म्स में, क्योंकि डिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे, तो ये वाले दोनों फॉर्मूलेस दिमाग में क्लियर रहने चाहिए। सर ये P फेज डिफरेंस है। नहीं, P पॉइंट है, ये वाला पॉइंट तो ये फॉर्मूले में S1P अच्छा मतलब। डिस्टेंस। हम्म, अगर हम इन डायग्राम्स को देखें, आपकी बुक के ही डायग्राम्स को देखें, तो फर्स्ट केस में हमारा n लैम्डा आता है और सेकेंड केस में n+1/2 लैम्डा वाली केस आता है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि फर्स्ट केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट द पॉइंट Q फॉर विच द फेज डिफरेंस इज 2 लैम्डा, पाथ डिफरेंस इज 2 लैम्डा, और दूसरे केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये आपका जो बुक में दिया हुआ है डायग्राम, ये समझ में आता है। सर एक और बार ये वाला डायग्राम आप। वही चीज़ है, ये ऊपर वाले डायग्राम में दो सोर्सेज हैं और एक पॉइंट है Q। सोर्स 1 से Q का डिस्टेंस जो है वो 7 लैम्डा जितना है। S1 और S2 से हम वेव्स रिलीज कर रहे हैं जिनका वेवलेंथ लैम्डा है। तो जो S1Q है उस डिस्टेंस को मैंने लैम्डा की टर्म्स में बता दिया, दैट इज 7 लैम्डा, और दूसरा वाला 9 लैम्डा है। उन दोनों का डिफरेंस निकाला तो 2 लैम्डा आया, इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और दूसरे केस में 9.75 और 7.25 लैम्डा था,
इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हाँ ठीक है। सिंपल। अब अगर मैं पहले वाले फिगर को देखूं, पहले वाले फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। अगर मैं ये फिगर लूं और Q के थोड़ा सा नीचे एक पॉइंट देखूं, Q के थोड़ा सा नीचे एक पॉइंट देखूं, तो वहां पे S1Q की लेंथ ऑब्वियसली 7 लैम्डा नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी। और S2Q की लेंथ भी 9 लैम्डा नहीं रहेगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। लेंथ निकाल के पाथ लेंथ निकाल के हमको पाथ डिफरेंस से काम होता है। तो जैसे Q पॉइंट पे मेरे को 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस मिल रहा था, वैसे इस नीचे वाले पॉइंट पे सपोज 1.5 लैम्डा का पाथ डिफरेंस मिल रहा है। और नीचे आऊँ, वापस डिस्टेंसेस लूँ और पाथ डिफरेंस लूँ तो 1 लैम्डा का पाथ डिफरेंस मिल रहा है। और नीचे आऊँ तो मुझे 0 लैम्डा का पाथ डिफरेंस मिल रहा है। और नीचे आऊँ 0 और 1.5 के बीच में कहीं पे 0.5 लैम्डा का पाथ डिफरेंस मिलेगा। और नीचे आऊँ तो 0.5 लैम्डा का पाथ डिफरेंस मिलेगा। और नीचे आऊँ तो 1 लैम्डा का पाथ डिफरेंस मिलेगा। ऐसे चलेगा ना? मतलब अगर एक लाइन, एक स्क्रीन लगा दूँ मैं यहाँ पे, अगर मैं एक स्क्रीन लगा दूँ तो स्क्रीन पे डिफरेंट पॉइंट्स पे जो S1 S2 सोर्सेस के लाइट इंसिडेंट होगी, वो जब मीट करेंगी तो कोई कंस्ट्रक्टिव दिखाएगी और कोई डिस्ट्रक्टिव दिखाएगी, कोई कंस्ट्रक्टिव दिखाएगी और कोई डिस्ट्रक्टिव दिखाएगी। एग्री करते हो? यस सर। तो जहां जहां पे कंस्ट्रक्टिव दिखाएगी वहां वहां पे मुझे, जहां जहां पे कंस्ट्रक्टिव पाथ डिफरेंस मिलेगा वहां वहां पे मुझे उस स्क्रीन पे लाइट दिखेगी। और जहां जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उस पार्ट पे मुझे बिल्कुल डार्क दिखेगा। डार्क दिखेगा मतलब कुछ भी नहीं दिखेगा, मतलब ब्लैक दिखेगा। ये तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की ही बात की, पर पाथ डिफरेंस इनके बीच में भी आ सकता था कहीं। मतलब पाथ डिफरेंस ऐसा भी हो सकता था कि 1.75 लैम्डा बने। पाथ डिफरेंस ऐसा भी हो सकता था कि 1.75 लैम्डा बने। तो जब बिल्कुल ही 100% कंस्ट्रक्टिव या 100% डिस्ट्रक्टिव नहीं बनेगा, वहां पे हमको लाइट तो रहेगी बट हल्की डिमर लाइट दिखेगी। तो ये जो पैटर्न बनेगा, इस स्क्रीन को आप ध्यान से देखोगे तो एक पैटर्न बनने लगेगा और वो पैटर्न आपको कुछ ऐसा दिखेगा। और वो पैटर्न आपको कुछ ऐसा दिखेगा। इसको ट्विस्ट कर ले 90 डिग्री से, इसको ट्विस्ट कर ले 90 डिग्री से, तो एक ये डार्क फ्रिंज मिला, फिर कल मतलब लाइट दिखा, फिर डार्क दिखा, फिर लाइट दिखा, फिर डार्क दिखा, फिर लाइट दिखा। इसको अगर तू ध्यान से देखेगी, एक्चुअल पार्ट देखेगी, तो वो उसमें भी शेड्स दिखेंगे अलग अलग। जहाँ पे 100% कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहाँ पे पूरा वाइट इल्यूमिनेटेड पार्ट दिखेगा। जहाँ पे 100% डिस्ट्रक्टिव हो रहा है वहाँ पे एकदम डार्क ब्लैक लाइन दिखेगी। और बाकी जगह जो थोड़ा, ग्रे पार्ट है उसमें अ, और जो बाकी ग्रे पार्ट है उसमें पार्शियल। पार्शियल, हाँ बिल्कुल। तो आपको एक डायग्राम और दिया हुआ है, एक फिगर और दिया हुआ है 10.10। तो क्या अब ये फिगर समझ में आता है? ये क्या सिग्निफिकेंस है फिगर का? हाँ मतलब ये जो लाइंस है वहाँ पे
कंस्ट्रक्टिव हुआ है, हो रहा है। बिल्कुल सही। तो लाइंस इनने दिखाई है वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, बाकी उन दोनों लाइंस के एग्जैक्टली बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, और बाकी जगह कुछ कुछ और बनेगा। मतलब वो थोड़ा लाइट थोड़ा डार्क। आज का हमारा टॉपिक इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। इंटरफेरेंस वर्ड तो पता होगा ना, तुम्हारी एज में पेरेंट्स को जनरली बोलते रहते हैं कि इंटरफेयर मत करो हमारी लाइफ में। बोलते हो आप भी? बोलते हो, थोड़ा तो बोलते हो, नॉर्मल चीज़ है। टीनेज में बोलना है नॉर्मल चीज़ है, लिमिट में रह के बोलो तो नॉर्मल चीज़ है। नॉर्मल चीज़ मतलब सही नहीं बोल रहा हूँ, नॉर्मल मतलब जनरली होता है ऐसा। हम लोग भी बोलते थे, नया नया वर्ड सीखा होता है, फ्रीडम नई नई चीज़ें रहती है। खैर, इंटरफेरेंस का मतलब आपको आता है। इंटरफेरेंस का मतलब किसी पॉइंट पे ऑलरेडी एक चीज़ हो रही है, दूसरी आके उसी पॉइंट पे वही होने लग जाए। इसका क्या मतलब, स्पेस में किसी पॉइंट पी पे कोई लाइट वेव आ रही है, उसी पॉइंट पे दूसरी लाइट वेव आने लग जाए, तो दोनों लाइट वेव एक पॉइंट पे कैसे रहेगी, दोनों को सुपर इम्पोज करना पड़ेगा, मतलब दोनों को वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा दोनों को, पर ऐड वेक्टोरियली होगा, पहली बात। दूसरी सब्ट्रैक्ट बात, भी हो सकता है ना? सॉरी, अगर डिस्ट्रक्टिव हो तो सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। ऐड करना, वेक्टोरियली ऐड करना मतलब साइन के साथ ऐड करना। हम्म। इसका मतलब 2 और -2 को मैं ऐड करूं तो मैं ऐड ही कर रहा हूं ना वेक्टोरियली। उसको बोलते वैसे ही हैं, टर्म वैसे ही यूज़ करते हैं। तुम्हारा मीनिंग सही था कि सब्सट्रैक्ट भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट वेक्टोरियली ऐड करना में दोनों चीज़ें शामिल हो जाती है। वेक्टोरियली ऐड करना में दोनों चीज़ें शामिल हो जाती है, और ये लैंग्वेज सीखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुक्स में ऐसी लिखी रहती है, आपको एग्जाम में ऐसी लिखनी है। तो पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे दो लाइट वेव्स आ रही है। अच्छा, कोई भी किसी भी तरह की दो लाइट वेव्स, किसी भी तरह की दो लाइट वेव्स इंटरफेयर कर सकती है क्या, इंटरफेरेंस पैटर्न शो कर सकती है क्या? नहीं। अगर ऐसा होता तो हमारे कमरे में जब दो ट्यूबलाइट जलती तो उनका भी इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता हमको, कुछ ऐसा इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता। बट नॉर्मली हमारे कमरे में मल्टीपल लाइट्स जब जलती है तो उसमें कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखता। उसका रीज़न है कि इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? कि आपकी जो लाइट है उसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट टर्म। सेम होनी चाहिए, तभी वो इंटरफेयर करेगी, तभी वो एक दूसरे से इंटरफेयर करेगी। उसके लिए हम लोग दो लाइट्स अगर मोनोक्रोमेटिक हो, दो लाइट्स अगर मोनोक्रोमेटिक हो तभी हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न देखेंगे। दो लाइट्स अगर मोनोक्रोमेटिक हो तभी हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न देख पाएंगे। दो डिफरेंट, अगर एक रूम में दो बल्ब जला दिए, दोनों रेड है, तो किसी पॉइंट पे हमें ब्लैक दिखेगा और किसी पे रेड। ऐसा कहाँ होता है? हाँ, अगर ऐसा आप, नहीं होता। अगर आपने नॉर्मल दो बल्ब जलाए, नॉर्मल जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जो कि 10 रुपये से 50 रुपये से 100 रुपये तक का आ जाता है, तो वो जो रेड बल्ब है वो मोनोक्रोमेटिक नहीं है, इट इज़ नॉट मोनोक्रोमेटिक। उसमें सिंगल तरह की वेवलेंथ नहीं रहती है, बहुत सारे तरह की वेवलेंथ रहती है। और बहुत बार तो ऐसे बनाया जाता है कि नॉर्मल बल्ब लेते हैं और उस पर ब्लैक रेड कलर कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं रेड की, तो वो सिर्फ रेड रेड बाहर फेंकता है, बाकी एब्जॉर्ब कर लेता है।
और कहीं कहीं पे सोर्स भी रेड रखा जाता है, बट वहां पे भी मोनोक्रोमेटिक लाइट आए इसकी कंडीशन जीरो है, उसकी पॉसिबिलिटी जीरो है। तो नॉर्मल लाइट से ये पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है, इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए। अरे यार, क्या हो गया? सर इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा। मैं बोल रही थी कि दो लाइट जो ट्यूब लाइट्स होती है अगर एक रूम में, तो उनकी वेवलेंथ तो सेम ही होती है। नहीं, एक ट्यूबलाइट बहुत तरह की वेवलेंथ देती है। दो अलग अलग ट्यूबलाइट्स जिस मटेरियल से बनी है वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल बहुत नैनोमीटर्स तक चाहिए रहता है। जैसे दो बल्ब्स हैं, दो बल्ब्स के फिलामेंट है, उनकी लेंथ एग्जैक्टली सेम हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। नैनोमीटर के लेवल पे जाके डिफरेंस आ जाएगा। और उस कारण वो जिस वेवलेंथ की जिस तरह से लाइट एमिट कर रहे हैं वो बहुत बहुत वेरियस क्वालिटीज़ की रहती है। इट इज़ लाइक कि तूने सॉइल में दो गेहूं के दाने लगाए या दो सीड्स लगाए, उससे निकलने वाले दो पेड़ एग्जैक्टली आइडेंटिकल रहेंगे क्या? नहीं। उसी तरह से लाइट्स से जो वेवलेंथ्स वगैरह निकलती है वो पहले तो मल्टीपल वेवलेंथ्स की रहती है। दूसरी बात, वो जो मल्टीपल रहती है उसमें भी वेरिएशन रहता है, एक ट्यूबलाइट से किस तरह की निकल रही है और दूसरे ट्यूबलाइट से किस तरह की निकल रही है। तो वी कैन नॉट यूज ऑर्डिनरी सोर्स। इस डिस्कशन को यहीं ख़त्म करते हुए, ऑर्डिनरी सोर्स यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए। मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए भी दो कंडीशंस चाहिए। एक, जो वेवलेंथ आ रही है लाइट से वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। एक लाइट से ही जो वेवलेंथ एमिट हो रही है वो यूनिफॉर्म रहनी चाहिए। दूसरा, दोनों लाइट्स जब आ रही है, दोनों लाइट सोर्सेज जब आ रहे हैं तो उनमें हल्का फुल्का वेवलेंथ वेरिएशन होता है, हल्का फुल्का होता है। तो दोनों में आइडेंटिकल रहना चाहिए वेरिएशन। समझ पा रही मेरी बात को? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं जनरली सोडियम लैम्प। पर सोडियम लैम्प्स भी अलग अलग यूज नहीं करते हैं। सोडियम लैम्प भी अलग अलग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वही चीज अलग अलग सोडियम लैम्प कब किस तरह का वेरिएशन दिखाएगा हमको नहीं पता। इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, एक सोडियम लैम्प इल्यूमिनेट करो, एक उसके आगे एक शीट लगाओ, उसके आगे एक शीट लगाओ और उस शीट में दो पिन होल्स कर दो। वो पिन होल्स बहुत ज़्यादा छोटे होने चाहिए, बहुत ज़्यादा स्मॉल होने चाहिए। तो एक होल करेगी तो कितने, मिनिमम कितने डायमीटर का कर पाएगी? एक कुछ नैनोमीटर्स में। नैनोमीटर्स में कैसे कर पाएगी? एक नॉर्मल पिन से मतलब मिलीमीटर्स में तो छोटा ही होगा। मिलीमीटर से छोटा होगा, 0.1 मिलीमीटर या 0.05 मिलीमीटर। इससे छोटा तो नहीं कर पाएगी, तो 10⁻⁻5 रेंज में पहुंची। बट हमको जो पिन होल्स चाहिए वो बहुत छोटे चाहिए, वो -8 -9 की रेंज के चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली इक्विपमेंट से हो जाएगा। तो पिन होल्स करेंगे और वो पिन होल्स बहुत छोटे होने चाहिए, क्योंकि दो पिन होल्स करे तो इधर इन दोनों से जो लाइट निकल रही है, सोर्स एक ही है बट यहां से जो दो लाइट्स निकल रही है, और क्योंकि ये दो बहुत छोटे पिन होल्स हैं और हमको पता है कि लाइट का जो भी वेव फ्रंट बनेगा, ये वेव फ्रंट बना उसका सर हर एक सेकंड, सर एक सेकंड, डिस्टरबेंस हो रहा है थोड़ा। ठीक है।
हाँ सर, कंटिन्यू। तो हमको पता है कि जो हमारा बेसिक सोर्स था वो वेव फ्रंट्स बना के लाइट को प्रोपोगेट करता है, और वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट को एज अ लाइट सोर्स ट्रीट कर सकते हैं। तो ये जो सिंपल सा अपैरेटस हम लोगों ने बनाया, इस पे ये जो पॉइंट P1 है और जो पॉइंट P2 है, या S1 S2 ले लो, सोर्स को ऐसे डिनोट करते हैं, तो पॉइंट S1 और पॉइंट S2, ये दोनों पॉइंट्स विल एक्ट एज लाइट सोर्सेस। अब ये दोनों पॉइंट्स पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करेंगे, तो इस इधर से भी लाइट निकलने वाली ऐसी निकलेगी। है ना? रे ऑप्टिक्स में हमने ऐसा नहीं पढ़ा था। रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था कि अगर एक पॉइंट है तो उससे लाइट सीधी सीधी निकलती है, ऐसा पढ़ा था। हाँ। रे ऑप्टिक्स में आपने ये पढ़ा था कि अगर एक सपोज एक टॉर्च है, उसमें से सीधी सीधी लाइट आ रही है, फिर आपने एक स्क्रीन लगाई, उस स्क्रीन में छोटा सा एक होल किया, दिख रहा है छोटा सा होल, पहले बड़ा कर देते, बड़ा सा एक होल किया। तो जितना बड़ा होल है, अगर मैं एक और स्क्रीन लगाऊं यहाँ पे, तो जितना बड़ा होल है उतनी लाइट आगे जाएगी सीधी सीधी। ये पढ़ा था हमने। हाँ। ये कौन से होल्स के लिए वैलिड है? ये उन नॉर्मल होल्स के लिए वैलिड है जो कि अच्छे साइज के हैं। अच्छे साइज मतलब मिलीमीटर या सेंटीमीटर्स में है ना, बिग इनफ है जो। और ऐसा होता भी है, हमारे वेंटिलेटर से छोटा सा होल है वेंटिलेटर में, या कर्टेन में छोटा सा होल है, उससे जो लाइट आती है तो वो ऐसी सीधी सीधी आती हुई दिखती है हमको। पर आगे बोला गया कि अगर इस होल को छोटा कर दिया जाए, किस लेवल तक छोटा? लाइट की वेवलेंथ तक छोटा, नैनोमीटर तक छोटा। तो इसमें जो सीधी सीधी लाइट एंटर कर रही है वो इस पॉइंट पे टकराने के बाद फैल जाएगी। इस पॉइंट पे टकराने के बाद फैल जाएगी। दिस इज द फिनोमेना ऑफ विच ऑप्टिक्स? वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स। जो रे ऑप्टिक्स के कुछ फिनोमेनन्स को रद्द करता है, कैंसल करता है। रे ऑप्टिक्स इस चीज पे मानेगा नहीं, इसलिए रे ऑप्टिक्स को बिग साइजेस तक लिमिट कर दिया। पर जब हम लोग इस तरह की चीज देखते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि लाइट इस तरह से फैल जाती है। ऑब्वियसली स्क्रीन जितनी दूर ले जाओगे उतना ज़्यादा बड़ा पैच बनेगा, जितनी पास लाओगे उतना छोटा पैच बनेगा, बट स्प्रेड तो होती है लाइट। तो इन दोनों पॉइंट से भी स्प्रेड होगी, इन दोनों पॉइंट से भी स्प्रेड रे होगी। ऑप्टिक्स गलत हो गया फिर तो। रे ऑप्टिक्स अधूरा हो गया, गलत नहीं हुआ। उसमें बोला था कि लाइट सीधे ही ट्रैवल करती है। सीधे ही ट्रैवल करती है, तो वो अधूरा हो गया। लाइट सीधे ही ट्रैवल करती है फॉर दिस लिमिट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इससे छोटे में जाओगे तो फिर वो सीधे ट्रैवल नहीं करेगी। ठीक है क्या? रे ऑप्टिक्स गलत हो जाएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे समझाएगी? उसमें तो वेव ऑप्टिक्स ही लगा था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वेव ऑप्टिक्स कहाँ लगा था? पार्टिकल नेचर लगा था कि वेव नेचर लगा था? पार्टिकल। दैट इज एन आउटकम ऑफ रे ऑप्टिक्स। ऐसे समझो 10th में ये सब पढ़ाते या 8th में ये सब पढ़ाते,
तो क्या पढ़ाई कंटिन्यू रखते आप लोग कि छोड़ के छाड़ के चले जाते? ये सब किसी 8th के बच्चों को पढ़ाया जाए, फिर कोई मैथ्स ही नहीं लेता, फिजिक्स मैथ्स नहीं लेता। फिजिक्स नहीं लेता। पर फिर भी एक तरीका था रिफ्लेक्शन समझाने का 8th क्लास के बच्चों को, और समझ भी लिया था। यू कैन ड्रॉ रे डायग्राम्स फॉर कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर्स। Whenever you visit a amusement park, you can explain the physics behind the different images formed in the mirrors, right? वो रे ऑप्टिक्स के बेसिस पे। तो रे ऑप्टिक्स गलत कैसे हो गया? अधूरा है, गलत नहीं है, उसको पूरा करता है वेव ऑप्टिक्स। तो यहाँ पे हम इस तरह का कुछ सेटअप रखेंगे और आगे की स्क्रीन लगाएंगे। जो आगे स्क्रीन लगेगी वहाँ पे आपके अलग अलग वेव्स, जैसे ये वाली वेव गई सोर्स 1 से और ये वाली वेव गई सोर्स 2 से। तो यहाँ पे हम देखेंगे S1 और ये जो भी पॉइंट है S1P माइनस S2P, इसका डिस्टेंस हम देखेंगे और फिर यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे किस तरह का इंटरफेरेंस हुआ है। और इस तरह से सारे पॉइंट्स पे, पूरी शीट पे, पूरी स्क्रीन पे, पूरी शीट पे अलग अलग तरह के इंटरफेरेंस होंगे, और वो जो इंटरफेरेंस होंगे उसको हम लोग बोलेंगे इंटरफेरेंस पैटर्न। पर इसको समझने के लिए थोड़ी सी ज्योमेट्री की यूज होगी। S1 से स्क्रीन तक जाना और S2 से स्क्रीन तक जाना, उसके लिए मैं इन दोनों के डिस्टेंस को कंसिडर करूंगा कैपिटल D, और S1 और S2 के डिस्टेंस को कंसिडर करूंगा स्मॉल d। और S1 और S2 का जो बीच का डिस्टेंस, बीच का पॉइंट है, उससे मैं एक पॉइंट यहाँ पे बना लेता हूँ और उसको मिड पॉइंट बोल देता हूँ, और वहाँ से जो भी पॉइंट आपको कंसिडर करना है उसको मैं लूँगा x डिस्टेंस। तो मैंने 3 डिस्टेंसेस लिए, कौन कौन से? स्मॉल डी, कैपिटल डी और एक्स। स्मॉल d क्या है? सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस। कैपिटल D क्या है? स्क्रीन से सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस। और x क्या है? सोर्सेस का जो मिड पॉइंट है और स्क्रीन के मतलब जो करस्पॉन्डिंग है वो पॉइंट। हम जिस पॉइंट पे इंटरफेरेंस पैटर्न देखना चाह रहे हैं उससे स्क्रीन के मिड पॉइंट, जो कि सोर्सेस के मिड पॉइंट से मैच करता है, उसका डिस्टेंस। तो ये 3 डिस्टेंसेस के बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे। सो ये तो दोनों सोर्सेस की वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, अगर डिफरेंट होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल सही। दोनों सोर्सेस की वेवलेंथ भी सेम होनी चाहिए, और जिस फेज में वो लाइट एमिट कर रही है वो भी सेम होना चाहिए जहाँ से एमिट कर रही है। ऐसा नहीं है कि सोर्स 1 मिड फेज में है और सोर्स 2 एंड फेज में है, ऐसा नहीं चलेगा। तो उसके लिए हम लोगों को बेसिक सोर्स को दोनों के बिल्कुल बीच में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो वेव फ्रंट बनेगा वो सेम टाइम पे बनेगा और सेम फेज की लाइट एमिट करेगा। अब S1P का डिस्टेंस लेने के लिए इन टर्म्स में, S1P का डिस्टेंस लेने के लिए इन टर्म्स में मैं क्या करूंगा, इसको एक ट्राइंगल कंप्लीट कर दूंगा। अब ये जो ट्राइंगल है इसमें ये जो डिस्टेंस है, लेट मी नेम दिस पॉइंट M, PM जो डिस्टेंस है वो रहेगा x माइनस डी बाई 2। हाँ या ना?
हाँ। और S1m जो डिस्टेंस है वो कैपिटल टी रहेगा। तो S1p को मैं पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकता हूँ अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। है ना, सिंपल ज्योमेट्री है, तो ये मैं वापस नहीं बताऊंगा, ये खुद को करनी रहेगी। और S1 S2p के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मैं ये ट्राइंगल कंप्लीट करता हूँ। दिस इज d, दिस डिस्टेंस विल बी x प्लस डी बाई टू, तो ये आ जाएगा अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। नहीं। तो आप अपनी बुक में फिगर रेफर करते हुए मेरी डेरिवेशन को देखो। बुक में फिगर रेफर करो 10.12 का बी पार्ट। उसमें मैं निकालने जा रहा हूँ S2p का स्क्वायर माइनस S1p का स्क्वायर। मैं स्क्वायर के डिफरेंसेस क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे S2p और S1p अंडर रूट में है, तो वो अंडर रूट को इग्नोर करने के लिए, हटाने के लिए मैं स्क्वायर्स के डिफरेंसेस निकाल रहा हूँ। तो जो S2p है वो है डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस S1p है, S1p स्क्वायर है डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। ओके, इसको आप ओपन करके सॉल्व करोगे तो ये पूरा का पूरा कैंसिल नहीं सॉरी, इसको आप ओपन करके कैंसिल करोगे तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, डी स्क्वायर। और फिर स्क्वायर ओपन करके सॉल्व करोगे, स्क्वायर ओपन करके सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर की टर्म कैंसिल हो जाएगी, डी बाई टू होल स्क्वायर की टर्म कैंसिल हो जाएगी, बस 2ab वाली टर्म बचेगी। तो इसका आंसर आएगा 2xd। इस पे एग्री करते हो क्या, ये कैसे सॉल्व होगा? यस। हाँ, करके देख रहे हो? इस पे एग्री करते हो, ये इतना आ जाएगा छोटा सा, हाँ सर। है ना? इसको होमवर्क में मैथमेटिकली करके देखना, सिंपल सा है, 9th-10th के फॉर्मूले हैं। तो जो हमारा ये बेसिक फॉर्मूला है S2p स्क्वायर माइनस S1p स्क्वायर, वो हो गया 2x इंटू डी। अब क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जो लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ओके, S2p प्लस S1p, फिगर पे वापस चलते हैं। S2p प्लस S1p, ये जो अपैरेटस बनता है ना, ये जो अपैरेटस बनता है इसमें जो कैपिटल डी रहता है वो बहुत ज्यादा बड़ा रहता है स्मॉल डी से। मैं डेरिवेशन में कुछ अप्रोक्सीमेशन करने की कोशिश कर रहा हूं, उसके लिए आपको अपैरेटस का साइजिंग बता रहा हूं। ये जो अपैरेटस बनता है इसमें दोनों स्क्रीन्स की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू S1 और S2 के बीच के डिस्टेंस से। मतलब ऐसा मानो कि अगर S1 और S2 का डिस्टेंस मतलब स्मॉल डी अगर 0.1 सेंटीमीटर है तो कैपिटल डी को 100 सेंटीमीटर के आसपास रखना पड़ेगा, तब आपका पैटर्न बनेगा प्रॉपरली। तो जो S1
P रहेगा, क्योंकि D बहुत छोटा है, तो जो S1P रहेगा ये लगभग लगभग कैपिटल D के बराबर होगा। तो ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें ये वाला जो पार्ट है, जो हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें ये वाला जो पार्ट है, तो S2P भी कैपिटल D के बराबर रहेगा और S1P भी कैपिटल D के बराबर रहेगा। तो ये चीज 2D के बराबर होगी, 2 कैपिटल D के बराबर होगी लगभग लगभग। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये लॉजिक यहां पे लगाओ तो ये 0 हो जाना चाहिए। तो हम लोग अप्रोक्सीमेट एडिशन में कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में नहीं कर सकते। बताइए। ये पता है और इसका लॉजिक पता है पीछे? नहीं। सपोज कुछ सालों बाद तेरी बहुत बड़ी नौकरी लगती है और तुझे मीटिंग में जाना ज़रूरी है और तू मीटिंग में जाने के लिए अपने व्हीकल में बैठ चुकी है। आधे रास्ते में तेरे को याद आता है घर की लाइट बंद नहीं की। अब लाइट बंद नहीं की तो बिल ज़्यादा आएगा, पर तू वापस आएगी क्या? नहीं। 2 मिनट होल्ड करना। हेलो, तो हो गया क्लास ले जा रहा हूँ। पर तू वापस नहीं आएगी क्योंकि मीटिंग का वर्थ बहुत ज़्यादा था, उसमें 2 माइनस करना या 2 प्लस करना तो मैं इग्नोर भी कर दूं तो चलेगा, बट क्या उसी 2 को मैं इसमें मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना इग्नोर कर सकता हूं? नहीं। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन में छोटे नंबर को इग्नोर करा जा सकता है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं करा जा सकता। अगर आप S1P और S2P को 0 मान लो, अगर आप S1P और S2P को 0 मान लो तो आपका कैलकुलेशन यहीं का यहीं धरा रह जाएगा, 2xd इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और कोई भी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा आगे। इसलिए इसको हम लोग 0 नहीं मानेंगे, इस पर हम लोग अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाएंगे। दिस इज समवॉट कॉमन सेंस, दिस इज समवॉट कॉमन सेंस। आप सोचेंगे तो समझ में आएगा। तो फिर सर इसको 2D क्यों करा, इसको भी नहीं करते? इसको 2D नहीं करता ना तो इतना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता कि आप डेरिवेशन छोड़ के जाते एग्जाम में। तो इसमें आगे बढ़ते हुए ये हाईलाइटेड पोर्शन को मैंने 2D रखा, तो S1P माइनस S2P की वैल्यू आई, S1P माइनस S2P मतलब पाथ डिफरेंस, उसकी वैल्यू आई 2x स्मॉल d अपॉन 2 कैपिटल D। ये 2 कैंसिल हो गया, तो जो पाथ डिफरेंस आया वो मेरा XD अपॉन कैपिटल D के टर्म्स में आया। और यही 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा था, वेयर x वाज मिड पॉइंट से जिस पॉइंट पे चाहिए उसका डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका डिस्टेंस, स्मॉल d वाज सोर्स और दोनों सोर्सेस का मिड पॉइंट। दोनों सोर्सेस का डिस्टेंस, हाँ सॉरी, दोनों सोर्सेस का डिस्टेंस जो कि लगभग किस रेंज का रहता है? 0.1 mm। तो सोच ले, हम लोग नॉर्मल पिन से अगर होल करें तो इतना होल करेंगे और इनको 2 ऐसे होल चाहिए जो इतनी डिस्टेंस पे हो, तो इनका होल कितना छोटा होगा? वो नैनोमीटर्स में जाता है। लाइट सोर्स कैपिटल D वाज स्क्रीन से सोर्स का डिफरेंस, स्क्रीन से सोर्स का डिस्टेंस, और ये किस रेंज का रहता है? इससे काफ़ी बड़ा, इससे काफ़ी बड़ा, 100 सेंटीमीटर। 109। मैंने स्मॉल d की वैल्यू थोड़ी सी गलत लिख दी है, सेंटीमीटर में रहता है, 0.1 सेंटीमीटर में रहता है।
इसके आसपास का। वो डिपेंड करेगा किस तरह की लाइट को आप देख रहे हो। सर पर S1P माइनस S2P फेज डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस, हाँ सॉरी, पाथ डिफरेंस। और उसी से फेज डिफरेंस निकलेगा। हाँ, और S2P प्लस S1P क्या है फिर? वो तो हम लोगों का आया था ना, देख ये स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जनरेट हुआ था। जो हम लोग डेरिवेशन चालू कर रहे थे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जनरेट हुआ था। इससे हम लोगों को ए प्लस बी और ए माइनस बी मिला। ए माइनस बी हमारे काम का था, इसलिए ए प्लस बी को हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट करके 2 कैपिटल डी के बराबर कर दिया। एंड वी लैंडेड ऑन दिस कंक्लूजन विच इज एन अप्रोक्सीमेट कंक्लूजन बट है। चले आगे। हमारा एक्सप्रेशन जनरेट हुआ एक्स डी अपॉन डी। हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब आता था? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब फेज डिफरेंस होल नंबर हो। होल नंबर हो। तो हमारा 2n। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये जो डिस्टेंस है इसके हिसाब से कब आएगा, ध्यान से देखना। अगर मैं कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी करता हूं, अगर मैं कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी करता हूं और इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, 3 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, these all points will give me a constructive interference pattern. क्योंकि स्मॉल डी को इग्नोर कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे कोई इग्नोर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कोई इग्नोर नहीं कर रहे हैं। ये एक एक्सप्रेशन है जो आपको ध्यान रखनी रहेगी कि कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी को जब लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं, ये ऑब्वियसली इसी से डिराइव होगा, बट ये एक्सप्रेशन आपकी बुक में भी डायरेक्टली दी है कि कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी को जब लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और इसके इंटीग्रल मल्टीपल सारे में। इसका मतलब मैं यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे n लगा दूँ और मैं बोल दूँ कि n की वैल्यू हो सकती है 0 +-1 +-2 +-3 एक्सेट्रा। ये डेरिवेशन कैसे आई उसको समझ सकते हैं, ट्राई कर लेते हैं समझने का। ये जो राइट में एक्सप्रेशन लिखी है एक्स डी अपॉन डी, एक्स स्मॉल डी अपॉन डी, ये किसके बराबर थी? ये S2P माइनस S1P S2P माइनस S1P, विच इज बेसिकली फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, विच इज बेसिकली पाथ डिफरेंस। वो पाथ डिफरेंस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे? पाथ डिफरेंस अगर कंस्ट्रक्टिव चाहिए तो कंस्ट्रक्टिव पाथ डिफरेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? n lambda। बुक में देख के बता, सही लिखा है क्या? हाँ
अब अगर इसको तू शफल कर ले और x की वैल्यू निकाल ले, तो n lambda into capital D upon small d, and this is the expression we have taken. तो अगर तू अपने स्क्रीन पे x डिस्टेंस पे देखे और वो x डिस्टेंस स्मॉल n इंटू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d के बराबर है, सो यू विल गेट अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये चीज़ क्या होती है, n+1/2 लैम्डा. तो उसको थ्रू अगर सॉल्व करें तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यू विल गेट x इज इक्वल्स टू n+1/2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, where again n is equal to the same things. इतना समझ में आया? हाँ. पक्का? हाँ. तो जब तू इसमें x पे मूव कर रही है, तो अगर तेरे x की वैल्यू n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d आती है तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा. और अगर तेरे x की वैल्यू n+1/2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d आती है तो वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा. तो पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां बनेगा, 0 पे. दूसरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां बनेगा, 1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d पे. तीसरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां बनेगा, 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d पे. 0 के नीचे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां बनेगा, माइनस लैम्डा d अपॉन स्मॉल d पे. उसके नीचे कहां पे बनेगा, -2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d पे. तो ये जो पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स मैंने मार्क किए, 5. इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कुछ खुद का डिस्टेंस होगा ना. वो डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं इस पॉइंट को x2 बोलूं और इस पॉइंट को x3 बोलूं तो x3 माइनस x2 करके मैं वो डिस्टेंस निकाल सकता हूं. तो इनको बोलते हैं एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस. ये जो 5 पॉइंट्स बने, ये एक के बाद एक बने कॉन्जिक्यूटिव या एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस. तो उन दोनों में जो गैप होगा, उस गैप में क्या होगा, उस गैप में जैसे x2 से मैं x3 तक चल रहा हूं, सपोज ये x2 है और ये x3 है और ये दोनों ब्राइट फ्रिंज है, ब्राइट पार्ट है. तो x2 से x3 तक जब चल रहा हूं तो क्या होगा, लाइट थोड़ी डिम 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 होते जाएगी, यहां पे डार्क बनेगा और डार्क से थोड़ी ब्राइटर ब्राइटर ब्राइटर, वापस ब्राइटेस्ट और वापस डिम 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 डार्क, ऐसा चलेगा. तो ये जो गैप आता है इसको एक बोलते हैं फ्रिंज. ये जो पूरा पार्ट आया ना x2 से x3 या x1 से x2, इस पूरे पार्ट को बोलते हैं फ्रिंज. ठीक है. हाँ. और ऑब्वियसली डार्क से डार्क देखोगे तो उसको भी बोलेंगे फ्रिंज. बात तो वही है. तो तो एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है फ्रिंज विड्थ का, जिसको बीटा से डिनोट करते हैं. जो कोई से भी, जो आपके x की वैल्यू आई ना, कोई सी भी x की वैल्यू, x2 और x1 मतलब एडजेसेंट x2 और x1 की डिस्टेंस निकाल लो, सो दिस विल बी फ्रिंज विड्थ. इसमें तू सब्सटीट्यूट करेगी ना वैल्यूज, तो तेरा बीटा की वैल्यू आएगी लैम्डा d बाय स्मॉल d. तो तेरे बीटा की वैल्यू आएगी लैम्डा d बाय स्मॉल d. समझ में आया? हाँ. 5 मिनट दे रहा हूं, डायग्राम बना और डेरिवेशन को करके देख.
प्रॉपरली बनाना, मैं आपकी इमेज मंगवाऊंगा। सर डायग्राम ए और बी दोनों। डायग्राम कौन सा जरूरी है अपने लिए? ये वाला, बी। बी। हो गया डेरिवेशन? सर थोड़ा सा बचा है। कर लो। पर बाकी तो फॉर्मूले तो उनके तो डेरिवेशन ही नहीं है, तो वो नहीं करो ना। मेन जो S2P माइनस S1P का था वो हो गया। हाँ, और फिर उसको शिफ्ट करके अपन ने एक्सप्रेशन लेकिन उसके डायरेक्टली थे, उसके डेरिवेशन ये तो वो नहीं हाँ, करना। बट कॉन्सेप्ट पता है आपको कि किस तरह से निकला, ये कॉन्सेप्ट है। हम्म। ठीक है। हाँ, चलो तो ये कंटेंट करके रखना, डिफ्रैक्शन तक जो 0.6 है वो भी करके रखना। डिफ्रैक्शन में कुछ डाउट्स आएंगे तो मैं बताऊंगा। और ये कंटेंट अभी आपको करना है 5 बजे तक, ठीक है? सेक्शन पूरा 6 तक पूरा, MCQ वगैरह सब कुछ इंक्लूड करके 6 तक पूरा, 1.5 घंटा है, हो जाएगा इतने में। मैं आपको 5 बजे इसी लिंक पे मिलूँगा, मेरे को आके बताना कि क्या स्टेटस है। अच्छा, तो डिफ्रैक्शन के पहले तक के एक बार बुक भी पढ़ना है, MCQ भी। डिफ्रैक्शन का भी 6 भी। उसका तो बहुत ज़्यादा है, मतलब उसके 2-3 पेज हैं। कोई बात नहीं, ये जो सब कुछ डिस्कस किया है ना, ये आपका समझ में आते जाएगा, पढ़ते जाना। ठीक है। ओके, ठीक है, मैं 5 बजे इसी लिंक पे मिलूँगा। थैंक यू। थैंक यू सर।